अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रा तवज्जो से सारी बातें सुनिएगा। एमसीक्यूज़ बड़े सिंपल से हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता रहता हूँ। अब देखो, ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है तो इसमें सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यू जो है उस पे एंगल सी पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखें, सबसे पहली बात तो एंगल बी हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन मैं आपसे यहाँ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, तवज्जो से सुनिएगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले आप साइन लॉ यूज़ कर लें। पहले आप बी निकाल लें। ए अपॉन साइन एंगल ए इक्वल टू बी अपॉन साइन एंगल बी। ठीक है, यहाँ पे आपको ए भी पता है, आप बीटा पहले निकाल लेंगे। ए आप जानते हैं बेटा कितना है, 4√2 है ना। साइन एंगल ए के बारे में बात की जाए तो दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। बी कितना है, 8 है ना। और साइन एंगल भी आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो तवज्जो से सुन लीजिएगा। वो हमने करना है क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल इसी के आगे बात करूं तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे बताएं कि साइन 30 किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/2 के इक्वल है। 8 अपॉन साइन एंगल बी रहेगा वैसे। अब देखो, साइन एंगल बी को अगर मैं सॉल्व करूं, ये वाला 2 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये हो जाएगा 8√2 इक्वल टू 8 अपॉन साइन एंगल बी। 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल। आफ्टर द कैंसिलेशन साइन एंगल बी विल बिकम 1/√2। अब इसका इन्वर्स निकाल लेना, सो एंगल बी आ जाएगा 45 डिग्री। अब एंगल सी आपने निकालना है, तो एंगल सी मस्ट बी 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो इसमें वैल्यूज प्लेस कर देना। ए और बी तो आप जानते हैं कितना है, ए कितना है बताओ, 30। तो 30 पे 45 को ऐड कर लो तो 75 हो जाएगा, उसमें से 180 को माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो ये एंगल आपका 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है आप लोग को। अब देखो, एमसीक्यू नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन 1 डिस्कस हो गया। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से बोला जा रहा है सरकम रेडियस। देखो इसके अंदर एक मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ। ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर एक ट्राइंगल 304 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो अगर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, पीजीटी, तो मुझे तो खैर पता है, आप लोग को मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए बढ़ा रहा हूँ कि देखो इसमें जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो दो स्मॉलर साइड के सम के बराबर है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, बहुत से लोग इसमें एरिया निकलवा देते हैं हीरोज़ फार्मूला से। हीरोज़ फार्मूला से निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा हाफ बेस इंटू हाइट। देखो इसमें जो छोटी, असल में ये ट्राइंगल इस तरीके से, ध्यान से सुन लेना। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो बेस को तुम लोग 3 मान लो, हाइट को तुम लोग मान लो 4। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो छोटी साइड होती है, किसी भी एक को बेस मान लो, किसी भी एक को आप मान लें हाइट, लेकिन छोटी वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल आने के बाद कैपिटल आर का फॉर्मूला लगा दो सरकम रेडियस का, जो बराबर होता है ABC/4 डेल्टा के। ठीक है, वैल्यूज प्लेस कर दो, A3B4 और C आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, C आपके पास 5 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे इसको 4 टाइम द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज 6। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा 5 को 2 से डिवाइड कर दो, कैपिटल आर विल बिकम 2.5 सेंटीमीटर। सो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। तो देखो, जब भी आपका पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा हो ना, तो हमेशा यूज़ करो हाफ टू हाइट। इससे फ़ायदा ये होगा, टाइम कम लगेगा और आपका सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे सेम वर्किंग है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे बोलूँ तो आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बिल्कुल हम सेम तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको कुछ चेंजेस करने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है।
वो तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा उसी तरीके से जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या क्या है पहले ये देख लो, मैं यहाँ चले गया। तो देखो ये मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेम आएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद आपने क्या करना है आगे ध्यान से सुनना है। आपने निकालना है इन रेडियस ना, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर द सेमी पेरीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 6 आ गया, सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट लिख लो। 5 + 4 कितना होता है 9, 9 + 3 कितना होता है 12, 12/2 कितना होता है 6, 6 से 6 कैंसिल। सो आर का आंसर विल बिकम 1 सेंटीमीटर। देयर फॉर 3 का जवाब विल बिकम 1 सेंटीमीटर। इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात हो रही है। इसमें बोल रहे हैं कि तीनों साइड की लेंथ जो है वो पी है, यानी कि इसके अंदर ये कहा जा रहा है ए बी सी तीनों के तीनों पी के बराबर हैं। अगर तीनों के तीनों पी के बराबर हैं तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों के तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे एस माइनस पी के। क्योंकि देखो ए बी सी की जगह अगर आप लोग पी लिख दें तो ये तीनों के तीनों एस माइनस पी के इक्वल हो जाएंगे। अच्छा जी ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, हम तीनों साइड्स के लेंथ गिवन है तो हम हीरोज फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप अगर इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन तीनों की जगह, अगर आप एस माइनस पी लिख देंगे इन तीनों की जगह, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम एस इंटू एस माइनस पी का होल क्यूब। तो बेटा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 4 के बाद अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूं तो देखो क्वेश्चन 5 में पहले ना एक ट्राइंगल बना लो। यहाँ पे मेंशन है कि सी पे 90 डिग्री है, यानी कि एंगल सी पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग जो है एक सिंपल सा काम ये करें कि वो ये कर लें कि यहाँ पे आप लोग जो है वो सी लिख लें, यहाँ पे ए लिख लें, यहाँ पे बी लिख लें। एंगल सी 90 डिग्री है। मैं अगर ए सी के बारे में बात करूं, बेटा ए सी बराबर है 20 सेंटीमीटर के, ए बी बराबर है 30 सेंटीमीटर के। आपसे बी सी पूछा जा रहा है बी सी किसके इक्वल है, तो बी सी को आप कह लें एक्स। तो देखो अगर तुम इसको देखो तो ये चीज़ आपके पास क्या है, ये चीज़ आपके पास है हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये चीज़ है हाइपोटेन्यूस। ये चीज़ क्या है बेटा, ये चीज़ आपके पास है बेस। कैलकुलेट क्या करना है आपने, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हैं तो दिस मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है बताओ, 30 का स्क्वायर, और बेस कितना है 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दी 500। अच्छा 500 अगर निकालोगे ना तो 22.36 आंसर आएगा। मुझे तो 22 का स्क्वायर याद है 484 होता है, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को याद नहीं होता, तो भाई वो जाहिर है कि अप्रॉक्सीमेशन कर लें कि 400 से बड़ा आंसर है। और 25 का स्क्वायर की ट्रिक होती है 625 होता है। 2 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई 625, यानी कि 400 और 625 के दरमियान है, यानी कि 20 और 25 के दरमियान आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि 500 लाई करता है 400 और 625 के इन बिटवीन। देयर फॉर आप इसका मीन ले लें तो 22 के करीब करीब जवाब आएगा। देयर फॉर आप किस में टिक करेंगे बेटा, 22 पे टिक करेंगे। तो अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं करना आता तो अप्रॉक्सीमेशन से भी आप लोग कर सकते हैं। इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना भाई। ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो ये बात आप सब जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का बेटा जो सम होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें 3 + 5 8, 8 + 10 कितना होता है 10x होता है। 15 से 15 बेटा कैंसिल हो जाएगा, 180 में से आप लोग
सिंपल सा एक काम ये कर लें कि 180 में से 30 को माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। सो एक्स आ जाएगा आपके पास 15। देयर फॉर आप ऑप्शन ए में टिक कर देंगे। ठीक है। इसी के आगे अगर मैं आपसे क्वेश्चन 7 के बारे में बात करूं, तो तवज्जो से सुनिएगा। क्वेश्चन 7 के अंदर आपने करना है क्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे ना एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो असल पे आर लिखा हुआ है, टी के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बुक में मेंशन कर दीजिएगा। वो है C, 0। ठीक है। अब इसका आपने एरिया निकालना है। एरिया कि भाई एरिया किसके इक्वल है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये देखो, ये हाइट आपको गिवन है ना, ये हाइट है। तो यहाँ पे हाइट किसके इक्वल है बताओ, बी के इक्वल है। हाइट जो है वो बी है। और बेस किसके इक्वल है, ये बेस है। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये बेस है। ये चीज़ आपकी क्या है, बेस है। तो ये जो बेस है, ये अगर आप देखें, इन दोनों का डिफरेंस होगी, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर आप बेस निकालना चाहते हैं तो बेस में या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, या डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि बेस बराबर है C-1 के। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। असल में देखो यहाँ पे अगर इसको समझना चाहो ना, बड़ा सिंपल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस C है। तो अगर तुम ब्लू वाले डिस्टेंस को येलो वाले डिस्टेंस से माइनस करोगे तो वो रेड वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो रेड वाला डिस्टेंस है वो जाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस C है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। तो C में से 1 को माइनस कर दो, तो बेस आपकी ये जो है ना, ये वाली, दिस विल बिकम C-1। यानी कि बेस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, C-1 के इक्वल हो जाएगी। जबकि ये चीज़ येलो वाली चीज़ जो है वो 1 के इक्वल है, और जो ये ब्लू से मैंने बनाया है ये C के इक्वल है। ठीक है। और ये जो बेस है ये C-1 हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बेटा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि C-1, और हाइट जो है वो B के इक्वल है। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये जाएगा B इंटू C-1/2 ना, ये आंसर आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे B इंटू C-1/2, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी आ जाएगा। चलो बड़ा सिंपल है ना बेटा। जब कोई पॉइंट गिवन होता है तो यहाँ पे ये देखो ना, ये पॉइंट के A, B है, तो वाई कोऑर्डिनेट असल में वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो B होगा ना। वरना बहुत से लोग इसको बहुत लेंदी तरीके से करवा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो ये आप बड़ी सिंपल देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। अब देखो, मैं अगर आपसे बात करूं, देखो ये चीज़ जो है ना, ये बेस है। तुम लोग को दिख रहा होगा कि ट्राइंगल का ये वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बी के इक्वल है। अब बेटा इसी के आगे 7 के ऑनवर्ड्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, MCQ नंबर 8, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप लोग तवज्जो से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है। अगर बेस बराबर है 5√5 यूनिट है, हाइट बराबर है 5 यूनिट्स के। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो बेस और हाइट ही आपको गिवन करी हुई है। बेस किसके बराबर है, √5 के। हाइट किसके बराबर है, 5 के। तो आपका आंसर आ जाएगा 5√5/2। 5√5/2 मौजूद है ऑप्शन C के ऊपर। अब 9 के अंदर आपने क्या करना है, देखें 9 पे बोला जा रहा है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट एंगल। वैसे मैं इसकी एक ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ से A/B/C निकालें, तो मैं ये लिख लेता हूँ 4, B लिख लेता हूँ 4/3, C लिख लेता हूँ 8। तो ये हो जाएगा 4 1 की टेबल से कैंसिल कर दें, तो ये आ गया 1/√3/2। अगर ABC का रेशो 1/√3 होता है, तो अल्फ़ा बीटा गैमा का रेशो जो है वो बराबर होता है बेटा 30, 60 और 90 डिग्री के। इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है बताओ,
30 डिग्री है। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है बताओ? 30 डिग्री। देयर फॉर आप क्वेश्चन नंबर 9 पे टिक किस में करेंगे? ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है। असल में ऐसा होता क्यों है, इसको मैं थोड़ा वेरीफाई करके बता देता हूँ। भाई ये देखो, अगर तुम लोग समझना चाहते हो तो सुन लेना मेरी बात। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन लो ये बोलता है ना, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। तो अल्फा क्या है? साइन 30 साइन 60। साइन 30 बराबर है 1/2 के, ये बराबर है √3। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/√3, यानी कि A/B हो गया 1/√3। और अगर B/C निकालना चाहते हो तो यहाँ लिख दोगे साइन बीटा बेटा, यहाँ लिख दोगे साइन गैमा। तो बीटा की जगह 60 लिख दो और गैमा की जगह 90 लिख दो। नॉर्मली ये कि ट्रिक आपको बताई जाती है जब एप्टीट्यूड में ना, √3/2 और साइन 91 होता है, तो दोनों को कंबाइन कर लो। तो A/B/C मैं लिखवा देता हूँ, ऊपर लिखवा देता हूँ ट्रिक के तौर पे, उसको याद रख लेना। भाई अगर A/B/C होगा 1/√3/2, तो अल्फा बीटा गैमा होगा, ये आपको याद होने चाहिए लाजमी, ये होता है। सेम तरीके से अगर A/B/C जो है वो आपका आ जाए फॉर एग्जांपल इस तरीके से, अल्फा बीटा गैमा जो है वो बराबर हो जाए 45 डिग्री और 90 डिग्री ना। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर A/B/C जो है वो 1/1/2 होगा। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल A/C/B को ऐसे कर लूँ 1/2/√3, तो अल्फ़ा गैमा, और फिर यहाँ पे असल में सी और बी रिवर्स होगा ना, तो आप गैमा और बीटा को रिवर्स कर लें। ठीक है। और फिर 1 पे मैंने एंगल कौन सा लिखा था? 1 पे एंगल मैंने 30 लिखा था, तो आप यहाँ 30 लिख दीजिएगा। गैमा पे कौन सा था बताओ? सबसे बड़ा 90 है ना, तो 90 आएगा। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है बताओ? तो ये एक बड़े काम के रेशो होते हैं, आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो आप डायरेक्ट स्मॉलेस्ट एंगल पता लगा लेंगे, वरना आप इसमें कोसाइन लॉ भी यूज़ करके देख लें, कोसाइन लॉ से भी यही आंसर आएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है ना ये चीज़ें। अब बेटा देखो 9 के बाद ना 10 पे आपसे क्या बोला जा रहा है? इफ फर्स्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि 10 के अंदर अगर सोल्यूशन की बात करी जाए तो वो ये कह रहे हैं कि पहला एंगल जो है वो 3 टाइम्स है टू द सेकेंड एंगल, और सेकेंड जो है वो आपका 20 लेस है देन द थर्ड, यानी कि गैमा -20। ठीक है, ये दो कंडीशन है। यहाँ से अगर मैं गैमा की वैल्यू निकाल लूँ तो वो हो जाएगी बीटा +20। आपसे बोल रहा है फाइंड द सेकेंड एंगल, बीटा निकालने के लिए बोल रहा है। पहला एंगल जो है अब मैं PDF शेयर कर दूंगा, ऐसा नहीं, ये लो इसको, ये ऊपर लिखी हुई है सारी ना, ये मैंने जो ऊपर लिखी हुई है। अब देखो अल्फा जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द बीटा है, बीटा बराबर हो गया गैमा -20 के। देखो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट एंगल अल्फा, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, सेकंड का मतलब बीटा। सेकंड जो है वो बीटा है 20 लेस देन दी थर्ड, यानी कि गैमा -20। दोनों कंडीशन मैंने अप्लाई कर ली। अब मुझे बताओ ट्राइंगल के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 3 बीटा, बीटा की जगह बीटा लिखोगे, गैमा की जगह लिखोगे बीटा +20 विच इज़ इक्वल टू 180। अच्छा, यहाँ से बीटा निकाल लेना। अब यहाँ से आप लोग बीटा कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 180 -20 कितना होता है बताओ? 160। और यहाँ से अगर तुम लोग बीटा निकालोगे तो 160 को 5 से डिवाइड कर दो। तो बेटा 160 को 5 से डिवाइड करोगे
तो आंसर कितना आएगा बताओ? 32 डिग्री आएगा। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी। अब मैं 11 की तरफ मूव करता हूँ। 11 में आपने क्या करना है बच्चों? 11 को देखो। 11 पे बोल रहा है ट्राइंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ वन साइड 20 मिलीमीटर। ट्राइंगल की एक लाइन 20 एंड टू एंगल ऑफ ईच 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए, दो एंगल आपको गिवन है, एक साइड की लेंथ आपको गिवन है 60 डिग्री है। तो अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर दो एंगल 60 डिग्री है तो तीसरा एंगल क्या होगा? आंसर कर सकते हो? अगर दो एंगल 60 डिग्री है तो तीसरा एंगल क्या होगा? हाँ भाई, जल्दी जल्दी सारे बताओ। 60 होगा ना? तो ये ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बिल्कुल, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। आप बोलेंगे सिंस अल्फा बीटा गैमा जो है वो 60 डिग्री है। तो आपको ट्रिक मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है √3x² अपॉन 4। ये होता है फॉर्मूला। सो √3 आप ऐसे ही लिख देंगे, एक्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 4। 20 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 200, 400 सॉरी, 400 को अगर तुम लोग 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 100√3। तो ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लिखवाया गया था। यस या नो? जल्दी 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 बताओ, लिखवाया है ना भाई? ये ट्रिक, हाँ लिखवाया है, चलो अच्छी बात है। तो बस इसको याद कर लो, √3x² अपॉन 4, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देना। राफे लिख लो अगर तुम्हें नहीं लिखवाया गया। ठीक है। अब यहाँ पे सुन लो, 11 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 12। बिल्कुल, ये एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के हवाले से, इफ ट्राइंगल ऑफ बेस 6 यूनिट है सेम एरिया एज अ सर्कल ऑफ 6 यूनिट। देखो एक ट्राइंगल की बेस हमें गिवन है, यानी कि बेस जो है वो 6 यूनिट से होकर गुड हो गया। आपको बोल रहा है सेम एरिया सर्कल ऑफ रेडियस। देखो एरिया पहले निकाल लो ना, सर्कल का क्या होता है। एरिया सर्कल का आप सब जानते हैं πr² होता है। तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर करोगे तो एरिया आ जाएगा 36 पाई। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास हाइट निकाल के बताओ। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि यू हैव टू कैलकुलेट हाइट। हाइट निकाल के बताओ अगर सर्कल का एरिया, अगर सर्कल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया बराबर हो गया, ये दोनों बराबर होगा ना, तो बेटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। और मुझे बताओ कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? 36 पाई। ये कंपैरेटिवली सबसे आसान चैप्टर लगता है, मतलब सॉल्व करवाते हुए भी और समझते हुए भी इतनी स्टूडेंट्स को मुश्किल होती नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के आए हुए होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ बेस कितना है? अगर मैं आपसे बेस पूछूं तो बेस आप बोलेंगे सर 6 है। हाइट पता करनी है, 36 आप लिख देंगे। तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और यहाँ पे पाई लिखा हुआ है ना, तो हाइट आ जाएगी आपके पास बेटा 12 पाई। मतलब सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे बेस की जगह 6 लिख देना, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 बन जाएगा। फिर 36 को 3 से डिवाइड कर देना, तो बेटा 12 पाई आ जाएगा आंसर। देयर फॉर यू विल टेक ऑन 12 पाई। ठीक है। अब आगे सुनो। अब मैं इसके आगे अगर 13 के बारे में बात करूं तो 13 भी इंतहाई बच्चों वाला सवाल। 13 पे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन शेडो ऑफ पोल 9 मीटर लॉन्ग। एक शेडो है जो कि 9 मीटर लॉन्ग है। हाँ सही, शेडो जो है, शेडो हमेशा ग्राउंड पे बनता है। शेडो 9 मीटर है, और अच्छा पोल 9 मीटर लेगा ना, शेडो की लेंथ जो है वो ग्राउंड पे होगी, तो शेडो, तो ये तो 9 मीटर हो गया। शेडो यहाँ बनेगा ग्राउंड पे, दैट विल बी योर 3√3 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बता दें। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? तो देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना चाहते हो तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो टेन थीटा 3/√3 यानी कि √3 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर यहाँ से तुम लोग एंगल निकालोगे तो एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √3।
अब देखो tan इनवर्स रूट थ्री कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है ये बराबर हो जाएगा पाई/3 के। ठीक है, देयर फॉर बेटा आप लोग 60 डिग्री पे या पाई/3 पे टेक कर देंगे। 14 पे आ जाते हैं। 14 पे क्या कहा जा रहा है? अच्छा 14 को मैं समझाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है इसका। एक मिनट हो गया बेटा, चार्ज पे भी थोड़ा सा लगा लें इसको। चार्ज भी ऑलमोस्ट एंड पे। तब तक हम लोग इसको लिख लो। हाँ बेटा, देखो तो 14 के अंदर ये कहा जा रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 82 डिग्री। एक एंगल है, उसको अल्फा कह लो, अल्फा जो है वो 82 डिग्री हो गया। सही है। अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो। अब देखो अगर अल्फा 82 डिग्री है तो बीटा प्लस गैमा जो है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा के। यानी कि 180 डिग्री में से आप 82 को माइनस कर देंगे। अब जब आप इसको माइनस करोगे सो बीटा प्लस गैमा जो है वो बराबर हो जाएगा 98 डिग्री के। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो बीटा और गैमा ही डिवाइड होंगे ना, 98 डिवाइड होगा। डिवाइड किस में होगा? 2:5 में। तो 2:5 में कौन सा वाला पूछ रहे? स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल को निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे कि जाहिर सी बात है स्मॉलेस्ट एंगल को आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह लें, बीटा कह लें या गैमा कह लें, वो डिपेंड करेगा कि आप रेशो क्या रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2। देखो जब भी रेशो से कोई भी एक वैल्यू निकालनी हो ना, ये 7 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल्स के बाद जो हिस्सा होगा वो 2 होगा। स्मॉलेस्ट एंगल है कि इसको आपने क्या किया, 98 के 7 बराबर हिस्से कर दिए। 2 हिस्से एक एंगल के पास चले गए, 5 एंगल के एक एंगल के पास चले गए। तो सबसे पहला काम क्या करो, 2 जो कि स्मॉलेस्ट एंगल का पार्ट है वो 2 अपॉन टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 98 कर दो। अब 7 वन हो जाएगा बेटा ये। 7 1 7, 7 4 28 होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 28 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर तुम लोग खुद सोचो 98 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 कैसे हो, 7 इस तरीके से होगा बेटा आदिल, 2+5 करो तो 2+5 कितना होता है? 7। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको छोटी क्लासेस में दिया जाता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को डिवाइड करना है तो रेशियो पे डिवाइड करते हैं आप लोग। जैसे कि 2:5 में किया हुआ है डिवाइड, इसका मतलब है 98 के टोटल 7 हिस्से कर दिए। अब टोटल 7 हिस्से 98 के क्या होंगे? 98 डिवाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 14। और 14 में 2 हिस्से स्मॉलेस्ट एंगल के पास चले गए। जाहिर सी बात है 5 हिस्से दोगे किसी को वो ज़्यादा ही होगा और 2 हिस्से कम होंगे। टोटल हिस्से कितने हो गए? 2+5। तो वो 98 डिवाइड बाई 7 14। 14 98 के टोटल 7 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट जो है वो 14 के इक्वल है। 2 पार्ट्स पहले वाले रेशो को मिल गए। आसान तरीका ये होता है निकालने का कि रेशो निकाल लो, यहाँ से रेशो की वैल्यू लिख लो, डिवाइड बाय द टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय द टोटल वैल्यू। तो ये आपके पास आपको मिल जाता है कि इसके 2 पार्ट्स किसके इक्वल होंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू योर 28 डिग्री। अब बेटा 14 के ऑनवर्ड्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ 15 पे कैपिटल आर पूछा यार। देखो कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, ये आपको याद होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो वैल्यूज आप पुट करके देख लें। ए बी सी तीनों एक्स के बराबर है अपॉन 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वल टू √3 x² अपॉन 4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, x² हो गया, और यहाँ पे आप लोग जो है वो लिख लें x अपॉन √3। अच्छा x अपॉन √3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, √3/3x। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर देंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड करके बताएं साइन अल्फा बेटा।
तो आपको ए गिवन है, सी गिवन है, गैमा गिवन है ना। तो पहली बात तो आप एक काम कर लेना, आप पहले निकाल लें ए अपॉन साइन अल्फा, बिल्कुल ऐसे लिख दें। और पिटअप फिर आप लिख लें सी अपॉन साइन गैमा, साइन लॉ यूज़ कर लें। अब जब आप साइन लॉ यूज़ करेंगे तो अल्फा की जगह, ए की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, ए की जगह 20, साइन अल्फा रहेगा वैसे ही, सी की जगह 32 लिखेंगे, फिर यहाँ पे साइन 30 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा और आपने क्या बात करनी है ध्यान से सुने। बेटा इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन 30 किसके इक्वल होता है, तो आप मुझे बोलेंगे 20/32 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो 20/32 जो होता है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं 20/32 की, तो इसका सिंपल फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 4 5 जा 4 8 जा आप लिख देंगे। और साइन 30 किसके बराबर है, ये बराबर है 1/2 के। सो साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, इट मस्ट बी इक्वल टू 5/16। सोचो, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। देखो चैप्टर 11 बिल्कुल पूरा है, उसको अच्छे से सॉल्व करो। तमाम दर चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जा रही होंगी जो मैंने करवाई हैं। बस ये कि जो मैंने टेस्ट वगैरह लिए ना इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस का, उसको जो अच्छे से कर लो। 11.4 के लास्ट के सवाल और आखिरी क्लास में मैंने क्वेश्चन मार्क करवाए, वो अच्छे से कर लेना, तो पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। हाँ ऐसा देखो, बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है। ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा ना। तो देखो अल्फ़ा निकालना था, तो मैंने क्या किया, पहले वैल्यू प्लेस कर दी। सही है, साइन अल्फ़ा डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। साइन 30 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। ये तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपको पता चल गए। कहाँ तक करवा दिए मैंने, 16 तक बता दिया ना। अब बेटा 16 के बाद यहाँ देख लो, यहाँ पे 17 क्या लिखा हुआ है। अब 17 पे एमसीक्यूज में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल एंड कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल ट्राइंगल एबीसी, देन आर इक्वल टू 2 आर। भाई देखो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करें तो मैं क्या करता हूँ भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ना एक चीज़ याद रखना कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल आर को स्मॉल आर से डिवाइड करें। सो आर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, वो होता है ABC/4 डेल्टा, ऐसे ही है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं स्मॉल आर के बारे में, तो वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। अब ABC को तुम लोग एक्स के इक्वल लिखते हो, ऐसे ही है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है √3x² अपॉन 4। सेम तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दैट मस्ट बी इक्वल टू √3x² अपॉन 4। और सेमी पेरीमीटर जो है वो बराबर होगा 3x/2 के। अब इसको सॉल्व कर लो, ये x से x कैंसिल, ये 4 से 4 बेटा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये x से एक पावर हो जाएगी कैंसिल। और फर्दर अगर कुछ कैंसिलेशन आपने करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये दोनों x हो गए कैंसिल। अब यहाँ पे एक x बच गया, ये x इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x तो सारे कैंसिल हो गए। अब नंबर देख लो कौन कौन से बचे। एक सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पे 3 बचा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ देख लो, यहाँ पे सिर्फ बच गया 1/√3। इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो 2 3 या 6 होता है, 6 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 6/3 यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो कैपिटल आर अपॉन आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इसी के आगे लिखूं तो देखो कैपिटल आर ओवर आर जो है वो 2/1 के इक्वल हो जाएगा। सो स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर
इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉल आर। तो ये इन्फॉर्मेशन वैसे ऑलरेडी वैलिड है, या इसको ना आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। आपने एक थ्योरम, मतलब एक सवाल किया था प्रूफ में, वो ये था कि R1 रेशो कैपिटल R रेशो R जो है वो बराबर होता है 3:2:1 के। तो इन दोनों को, अगर इस प्रूफ को अगर आपने याद किया हुआ है तो सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे सर R/R जो है वो बराबर हो जाएगा 2:1 के। सो R/R जो है वो बराबर हो जाएगा 2/1 के। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, सो कैपिटल R जो है वो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द स्मॉल आर के। ठीक है, ये क्लियर है सबको? मसला तो नहीं है किसी को? अच्छा स्टूडेंट्स, देखो इसके आगे यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो NMR देन x इक्वल टू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसेक्ट। पहले ना एंगल M निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एंगल M निकालता हूँ तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 70। तो 180 में से आप 110 को माइनस कर दें। तो जब आप माइनस करेंगे तो एंगल M आपके पास कितना आ जाएगा? ये पूरा 70 डिग्री आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो MP है वो बाइसेक कर रहा है NMR को। बाइसेक का मतलब इसको आधा कर रहा है, तो 70 का आधा कितना होता है बताओ? 35 डिग्री। अब आपने क्या निकालना है? एंगल X। तो एंगल X बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 35। ये मेंशन हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से माइनस कर दें 70 प्लस 35 को, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 105। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा एक गलती करी मैंने, 80 प्लस 70 कितना होता है? 150 होता है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 30। तो अगर आप 30 का आधा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस का 15 लिख सकता हूँ। ठीक है। हाँ, इसका आंसर 95 है। बुक में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई हुई है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप जो है इसको 85 लिखेंगे ना बेटा, तो वो जाहिर है कि 95 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 95 आएगा। तो इसको करेक्शन करनी पड़ेगी बुक के अंदर, इसको मैं करवा दूंगा। ठीक है। बहुत इजी है शहरोज ये तो। देखो यहाँ पे पहले एंगल M निकाला, 80 प्लस 70 150 हो जाएगा ना। तो आप ये सोचें सबसे पहले कि आप इसमें कितना ऐड करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस पे मिस्टेक है। ठीक है, इसका आंसर 95 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे पास 19 के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। हालांकि मैंने पिछले साल इसकी करेक्शन दी भी थी, लेकिन अभी तक वो उन्होंने करेक्शन हुई नहीं है। चलो ये है कि इसको करवा देंगे फिर से। ठीक है। 19 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कहा जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। सहजूर बेटा कुछ भी नहीं किया, इनको ऐड किया। ध्यान से सुन लेना, 80 प्लस 70 है, 150 हो गया। 150 में कितना ऐड करोगे कि 150 में कितना ऐड करोगे कि 180 हो जाए? 30 डिग्री ऐड करोगे। 30 डिग्री का आधा कर दो तो वो 15 डिग्री हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस कर लो, 70 प्लस 15 को, तो 85 हो जाएगा। 85 में से 180 को माइनस कर दो तो ये x आ जाएगा। तो असल में आंसर 95 आ रहा है, जो कि मौजूद नहीं है, तो उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 19 के अंदर क्या कहा जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर फ्रॉम इट्स बेस।
इज 30 डिग्री। ठीक है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन पे बोला जा रहा है 60 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन एक ट्री का बन रहा है। कितना बन रहा है बताओ? वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। सही है। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स 40 नियर, नियर का मतलब है वो थोड़ा करीब चले गया, 40 मीटर मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर आ गया। अब 40 मीटर आने के बाद जाहिर है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुई होगी ना। तो अगर ये 40 मीटर करीब जाता है तो एक नई बेस बन जाएगी। अगर ये डिस्टेंस आपके पास मेंशन है कि 40 मीटर है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर ये डिस्टेंस तो 20 मीटर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मीटर, क्योंकि 60 आप ट्री से 60 मीटर दूर हैं, आप 40 मीटर आगे चले गए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ट्री से दूर कितना होगा? आप 20 मीटर होगा। अब सबसे पहला काम क्या करोगे कि एक सिंपल सा काम कर लो, वो ये कर लो कि पहले ना या तो सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, या सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते तो एक काम ये कर लो कि पहले 10 30 डिग्री यूज़ करो और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट निकाल लो। इसमें बेस कितनी है? 60, हाइट दोनों में कॉमन है ना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 30 करोगे तो ये हो जाएगा 60√3 हाइट हो गई। अब हाइट के बाद तुम लोगों ने एंगल निकालना है, ये जो न्यू एंगल ऑफ एंगल बन रहा है ना, इसको थीटा 2 कह लो। तो अगर tan θ2 निकालना चाहते हो तो दोबारा परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा 60/√3, बेस चेंज हो जाएगी। अब बेस इसके अंदर जो है वो 20 रखोगे तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तो जाहिर है कि 6 ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये √3 आ जाएगा। और θ2 विल बिकम tan−1√3। tan−1√3 आप सब अच्छे से जानते हैं कि वो बराबर होता है 60 डिग्री के। तभी आप लोग ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे विच इज 60 डिग्री। अब वर्टिकल पोल, ओके ओके वेट करो मैं बोल देता हूँ ना। भाई देखो, अब यहाँ पे ये क्या, वर्टिकल पोल 6 फीट कास्ट शेडो। अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अब वर्टिकल पोल 6 फीट कास्ट शेडो 4 फीट लॉन्ग, यानी कि एक वर्टिकल पोल है जो कि 6 फीट लॉन्ग है। बना लेते हैं यहाँ पे, भाई वर्टिकल पोल है, शेडो बना रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ये तो यहाँ बना लेता हूँ, एक 6 फीट है, शेडो बना रहा है 4 फीट का। ठीक है, तो आपसे ये बोला जा रहा है एट द सेम टाइम अ ट्री मेक्स अ शेडो ऑफ 64 फीट लॉन्ग। अब ट्री जो है वो शेडो बना रहा है 64 फीट लॉन्ग का। अब जाहिर सी बात है कि ये तो ट्री का शेडो हो गया। अब इसके शेडो को, ये ट्री का शेडो थोड़ा लंबा हो गया, अब 64 फीट। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ट्री की हाइट कितनी होगी। अब ट्री की हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी जाहिर है। ठीक है, ट्री की हाइट ज़्यादा होगी। ट्री की हाइट आपसे पूछी जा रही है कि ट्री की हाइट कितनी है। तो एक आसान सा तरीका बता देता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आए ना जिसमें दो हाइट और दो शेडो के मैनो, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया करो, H1/इक्वल टू शेडो 1/शेडो 2। सही है। तो मुझे बताओ कि इसके अंदर एक हाइट किसकी गिवन है तुम लोग को? 6 फीट वर्टिकल पोल की, शेडो पोल की लेंथ है 4। आपको दूसरे की निकालनी है, लेकिन इसका आपको शेडो पता है कितना है, कितना है बताएं? 64। तो यहाँ से अगर आप H2 निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 6 × 64 डिवाइडेड बाय 4 कर दें आप, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 16 ज़ा 16 6 ज़ा क्या होता है? 96। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 4 फीट लॉन्ग है ना,
96 फीट आ जाएगा आंसर बिल्कुल। अ वर्टिकल फोल्ड 6 फीट कास्ट अ शेडो ऑफ, तो ये कितने टाइम्स बड़ा बड़ा है इससे? ये 3/2 टाइम्स ग्रेटर है इससे, यानी कि अगर आप 4 को 3/2 से निकले 2/3 टाइम्स है। या इनका रेशो निकाल लो ना। 6/4, 6/4 आता है 3/2, यानी कि 3/2 टाइम्स इससे इसकी हाइट ग्रेटर है। तो 64 को भी आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट 96 आंसर आ जाएगा। या फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, जब भी हाइट और शेडो निकालने हो ना, तो ये सिंपल सी इसकी ट्रिक है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, H1/H2 इक्वल टू S1/S2। अब देखो 20 के बाद बेटा 21 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ, ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ूँ? यस लिख दो जिनको क्लियर है। हाँ भाई बताओ सारे के सारे। अलीना, अमीमा, आदिल, अबीर, राफे, क्लियर है ये? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 21 के बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ, तो 21 पे ये लिखा गया इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड BC। अच्छा बेटा एक मिनट रुकना, मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ।